मेरा शरीर बुरी तरह से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे नोच रहा है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मेरी माँ ने मुझे दर्द की दवा दी और लेटने के लिए कह दिया। मैं अपने बेड पर लेट गई, लेकिन मेरे शरीर का दर्द वैसा ही था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे मार रहा है। मेरा गला घोट रहा है, मुझे अपनी सांस घुटती हुई महसूस हो रही थी। मैं अपनी हालत को समझ नहीं पा रही थी। मैं इस कदर बदहवास और बेचैन थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मुझ पर सवार हो और मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हो, लेकिन देखने में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं अपने जिस्म पर इस तरह का एहसास महसूस कर रही थी। मुझे लगा जैसे मेरी सांस घुट घुट रही हो। मैं चाह रही थी कि मैं अपनी माँ को चिल्लाकर आवाज़ दूँ, उन्हें बुला सकूँ, लेकिन मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म से रूह निकल जाएगी और फिर मैं एकदम ही बेहोश हो गई। मेरी आँख घर में रोने-धोने और शोर की आवाज़ से खुली। मैं फ़ौरन हड़बड़ा कर उठ बैठी। मुझे तो लगा था कि जैसे मुझे सच में मौत आ गई है, लेकिन मैं ज़िंदा थी। लेकिन मैं उस वक़्त पसीने से भीगी हुई थी। मैंने बदहवासी से अपने हाथ-पाँव को देखा, अपने जिस्म को देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि जो तकलीफ़ मैंने कुछ देर पहले सही थी, वो मौत से कम न थी। जब दोबारा मेरे कानों में रोने की आवाज़ें आईं, तो मैं एकदम ही उठकर बेड से खड़ी हो गई। जल्दी से मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और जैसे ही मैं बाहर आई तो मेरे होश उड़ गए। मेरी माँ और मेरी चाची बुरी तरह से रो रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों रो रही हैं। मैंने पूछा, माँ आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? तो मेरी माँ कहने लगी, सिया मेरी बच्ची। ये कहकर मेरी माँ सीना पीटने लगी। मेरे जिस्म से तो जैसे जान निकल गई। मैंने कहा, क्या हुआ सिया को? मेरी चाची बस रोए जा रही थी। मैंने कहा, चाची सिया कहाँ है? क्या हुआ है सिया को? वो कहने लगी, किसी ने उसे मार डाला, किसी ने उसे बेरहमी से मार डाला, मेरी बच्ची को मार डाला। भगवान उस दरिंदे को बर्बाद कर दे। ये सुनना था कि मैं अपने होशो-हवास खोने लगी थी। मैं और सिया दोनों जुड़वा बहनें थीं। पापा और चाचा का घर एक ही था, लेकिन ऊपर-नीचे का पोर्शन अलग-अलग था। मेरे चाचा की कोई औलाद न थी और हम दोनों भी अपने माँ-बाप की शादी के 4 साल बाद पैदा हुए थे। चाचा की शादी पापा की शादी से पहले ही हुई थी, क्योंकि उनकी लव मैरिज थी, इसलिए उन्होंने शादी भी जल्दी की थी। उनकी शादी को 7-8 साल हो गए थे, लेकिन औलाद नहीं हुई। जब हम पैदा हुए तो फिर माँ ने सिया को चाची को दे दिया, क्योंकि एक ही घर है और तुम्हारे भी मन को थोड़ा चैन मिलेगा। मेरी माँ और चाची की आपस में बहुत बनती थी, बहुत प्यार था। चाची तो मेरी माँ के एहसान पर आंसू बहाने लगीं, उन्हें गले से लगा लिया कि सगी बहनें भी कभी ऐसा हौसला नहीं दिखातीं। चाची ने सिया को दिलो-जान से चाहा था। मेरे बाद मेरे 2 भाई भी पैदा हुए, लेकिन चाची के लिए सब कुछ सिया ही थी। मेरी और सिया की शक्ल बहुत मिलती थी, लेकिन चाची यही कहती थीं कि तुम लोग कज़िन हो, इसलिए तुम लोगों की शक्लें मिलती हैं। पहले तो मैं भी यही समझती थी कि वो मेरी कज़िन है, लेकिन अजीब बात ये थी कि जब भी सिया को कुछ होता तो दर्द मुझे होता था। एक बार वो हमारे ही आंगन में मेरे और छोटे भाइयों के साथ भाग-दौड़ कर रही थी कि जब वो बुरी तरह से गिर गई और उसके घुटने पर चोट आ गई कि तभी एकदम ही करंट की तरह मेरे घुटने में दर्द उठा कि मैं बिलबिला उठी। मम्मी भागकर बाहर आ गईं। चाची की तो सिया को देखकर जान ही निकल गई। वो फ़ौरन उसकी तरफ भागी थीं। वो रोए जा रही थी, उसके घुटने से खून निकलने लगा। चाची तो ये देखकर दीवानों की तरह से चिल्लाने लगीं। फ़ौरन ही डॉक्टर के पास ले गईं, लेकिन मैं अपना घुटना पकड़े ना जाने क्यों डरे जा रही थी। मम्मी कहने लगी, तुझे क्या हुआ है? मैंने कहा, पता नहीं मम्मी, मेरे घुटने में बहुत दर्द है। मम्मी मुझे हैरत से देखने लगीं, लेकिन ये एक बार की बात न थी। जब भी सिया को कुछ होता तो मुझे दर्द महसूस होता था। जब भी सिया को बुखार होता तो मुझे भी बुखार होने लगता। मेरा पूरा शरीर टूटने लगता। बाहर से ऐसा लगता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे अपने अंदर ये लगता कि जैसे मैं बुखार से तप रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरा सिया के साथ ऐसा कौन-सा कनेक्शन है कि चोट उसे लगती है तो दर्द मुझे महसूस होता है। मेरे लिए ये बात बहुत हैरान करने वाली थी, लेकिन एक बार मेरी माँ के मुँह से ऐसी बात निकली कि मैं सुनकर दंग रह गई। हमारे मोहल्ले में एक औरत के जुड़वा बेटे पैदा हुए थे, लेकिन उनमें से एक बेटा बहुत बीमार रहने लगा, यहाँ तक कि उस बच्चे की मौत हो गई। फिर मम्मी और मेरी चाची उनके घर गए। जब घर वापस आईं तो बहुत अफ़सोस कर रही थी। मम्मी कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि अब उसका दूसरा बेटा भी बचेगा। चाची मम्मी से कहने लगी, भाभी ये तो ना कहें, पहले ही बेचारी का रो रो कर बुरा हाल है। मेरी माँ कहने लगी, भगवान न करे उसके बच्चे को कुछ हो, लेकिन मैंने सुना है कि जब जुड़वा बच्चे हों तो एक को तकलीफ हो तो दूसरे को भी दर्द होता है, और अगर एक को कुछ हो जाए तो दूसरा भी बच नहीं पाता, कुछ समय के बाद ही मर जाता है। लेकिन ऐसा हर जगह भी नहीं होता। भगवान करे ये बच्चा जिंदा रहे। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। फिर मुझे याद आने लगा कि मेरे साथ भी तो ऐसा ही होता है। सिया को चोट लगती है तो मुझे दर्द होता है, लेकिन वो तो मेरी कज़िन है, बहन नहीं।
मैं उस वक्त 7th क्लास में पढ़ती थी। मेरी माँ ने चाची से कहा, अब देख लो ना सिया और पिया को, सिया को कुछ हो तो पिया को फ़ौरन दर्द होने लगता है। देखा है ना तुमने? शायद उन्हें ये नहीं मालूम था कि मैं वहीं मौजूद हूँ। ये सुनकर तो मैं चकरा कर रह गई थी। चाची कहने लगी, धीरे बोले भाभी, हमने बच्चों को कभी नहीं बताया कि पिया और सिया जुड़वा बहनें हैं। ये सुनना था कि मैं फ़ौरन मम्मी के पास आ गई। मम्मी और चाची मुझे देखकर कुछ घबरा गई थीं। मैंने कहा, मम्मी क्या सिया मेरी सगी बहन है? मम्मी कहने लगी, नहीं नहीं, कज़िन है तुम्हारी। मैंने कहा, मम्मी मैं सारी बातें सुन चुकी हूँ, मुझे सच बताएं। तो मेरी चाची आंसू बहाने लगी, कहने लगी, हाँ तुम दोनों जुड़वा बहनें हो। मेरा कोई बच्चा नहीं था, इसलिए भाभी ने सिया को मुझे दे दिया। लेकिन भगवान के लिए पिया, तुम ये बात कभी सिया को से मत कहना, क्योंकि बच्चे इस बात को बहुत महसूस करते हैं। वो मुझे ही माँ समझती है, इसलिए यही समझने दो। मैं ये बात सुनकर चुप सी हो गई, लेकिन इसके बाद मैं सिया का बहुत ख्याल रखने लगी। मैं उससे बेहद अटैच हो गई, लेकिन वो बहुत खामोश तबीयत की लड़की थी। शायद बात ये थी कि वो अकेली थी और ज़्यादा समय ऊपर ही गुजारती थी। मुझे पहले भी सिया से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन जब से मुझे पता चला था कि वो मेरी सगी बहन है, तो न जाने क्यों मेरा दिल चाहता कि मैं उस हमेशा उसके साथ रहूं, उसका ख्याल रखूं, उसके साथ हंसूं, बोलूं। एक बार तो मेरा दिल ये भी चाहा कि किसी तरह मैं सिया को बता दूं कि हम दोनों कजिन्स नहीं बल्कि सगी बहनें हैं। लेकिन फिर मुझे अपनी माँ और चाची की रोती हुई आंखें दिखाई देती। चाची ने विनती करते हुए मुझसे कहा था कि सिया को ये सब मत बताना, वरना उसके दिल में मुझसे ज़्यादा तुम्हारी माँ की मोहब्बत जाग जाएगी, और मुझे तो ये डर है कि कहीं वो हमें छोड़कर तुम लोगों के पास ही वापस ना आ जाए। चाची की बात भी ठीक थी, और वैसे भी हम एक ही घर में रहते थे। एक शाम हम सब भाई बहन मिलकर आंगन में खेल रहे थे कि जब चाची नीचे आई तो मैं उनसे कहने लगी कि सिया कहाँ है, उसे भी कहें कि हमारे साथ आकर खेले। तो चाची उदासी से मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि बेटा तुम खुद ही उसे जाकर बुला लो, पता नहीं उसे क्या होता जा रहा है, ना अपने कमरे से बाहर निकलती है, ना किसी से बोलती है, स्कूल से वापस आती है तो पढ़ने बैठ जाती है, अगर कुछ कहूँ तो एक ही बार गुस्से से बोलती है। शायद पढ़ाई उस पर कुछ ज़्यादा ही बोझ है। चाची की बात सुनी तो मैं खुद उछलते हुए उसके कमरे में गई, वहाँ जहाँ पर वो हाथ में पेंसिल लिए टेबल पर तिरछी लकीरें खींच रही थी। मेरी मौजूदगी का उसे पता ही नहीं चला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका ध्यान कहीं और वो कर कुछ और रही है। मैंने मजाक के तौर पर जाकर उसे ज़ोर से पकड़ लिया। वो तो मारे डर के उछल पड़ी। मेरी तो उसे डरते देखकर हंसी छूटी थी, जबकि उसकी आंखों में आंसू आ गए, और फिर उस गुस्से से कहने लगी, ये क्या तरीका है पिया? तुम्हें दरवाजे पर नॉक करके आना चाहिए था, तुम्हें पता नहीं मैं पढ़ाई कर रही थी। उसका इतना कड़क व्यवहार देखकर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था, ना जाने उसे क्या हुआ था। मैं उसे कहने लगी कि बाद में पढ़ती रहना, आओ हमारे साथ खेलो, फिर तुम्हारी तुम्हारी पढ़ाई में जो भी मसला होगा मैं तुम्हें समझा दूंगी। लेकिन उसने फ़ौरन मेरा हाथ झटक दिया, कहने लगी कि नहीं, तुम यहाँ से जाओ, मेरा कल टेस्ट है, मुझे नहीं खेलना। शायद उसका मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब था, इसलिए मैं उसे वहीं छोड़कर वापस चली गई। उस वक्त मैं 8th क्लास में थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हम बड़े होते गए। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए मैंने एक क्लास छोड़कर आगे एडमिशन लिया। इंटर करने के बाद अब मैं कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी, जबकि सिया अभी भी 1 साल फेल होने की वजह से फर्स्ट ईयर में ही थी। दिन ब दिन उसका पढ़ाई से ध्यान हटता जा रहा था। हर वक्त गुमसुम सी बैठी रहती। अब तो वो बड़ी और समझदार भी हो चुकी थी, मगर उसका पढ़ाई से हटता ध्यान अक्सर उसे डांट खाने पर मजबूर कर रहा था। इस बार भी जब रिजल्ट आया तो उसके मार्क्स काफ़ी हद तक कम थे। चाचू ने उसे बहुत डांटा था। चाची ने भी उसे बातें सुनाई थीं कि तुम्हारा मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ बंद, जब तक तुम अच्छे मार्क्स नहीं ले लेती तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मगर वो बगैर मुंह से कुछ बोले रोते हुए अपने कमरे में जा चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आए तो मेरी आंखों में भी खुद ब खुद ही चुभन और फिर जलन होने लगी थी। मैं भी उसके कमरे में उसके पास चली गई। वो चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। मैंने नोट किया था कि पिछले 2-3 सालों में वो काफ़ी बदल चुकी थी, हर वक्त चुप और सीरियस रहने वाली। हालांकि वह ऐसी बिल्कुल नहीं थी। हम दोनों बहनें बड़े ही शरारती, नाक में दम कर देने वाली थीं। मेरा नेचर तो अभी भी वैसा ही था, मगर वो न जाने क्यों मुझे दिन ब दिन खौफ खाती हुई नजर आने लगी थी। चाचू भी उसके लिए काफ़ी परेशान रहने लगे थे कि ना जाने उसे क्या हुआ है जो वह इस कदर परेशान दिखाई देने लगी है। जो बात मैंने नोट की थी वो ये थी कि वो ज़्यादा वक्त मोबाइल पर ही गुजारा करती थी। जब उसे समय मिलता तो वो मोबाइल उठा लेती, मगर चाचू ने जब सारी चीज़ें ले लीं ताकि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तो वो काफ़ी बेचैन रहने लगी थी, जैसे कुछ उससे बहुत ज़रूरी छीन लिया गया हो। मगर कुछ दिन बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर तो मेरे होश उड़ चुके थे। सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे समेत सारे घर वालों के होश उड़े थे। वजह ही कुछ ऐसी थी। वो संडे का दिन था और मैं अभी तक अपने बिस्तर पर लेटी अपनी नींद पूरी कर रही थी कि जब मुझे धड़ल्ले से अपने कमरे का दरवाज़ा खुलता हुआ महसूस हुआ। सिर्फ दरवाज़ा ही नहीं खुला, बल्कि कोई तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए मेरे करीब आया और फिर मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। इस कदर ज़ोर से पकड़ना था कि मैं नींद में ही बौखलाकर उठ बैठी
और चिल्लाने लगी जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। जब आंखें खोल कर देखा तो सामने सिया खड़ी मुझे सहमा हुआ देखकर हंस रही थी। उसका इस तरह से खिलखिलाकर हंसना और यूं मेरे कमरे में आना, मेरी तो अभी तक सांसें उखड़ी हुई थीं। वो कहने लगी कि क्या हुआ, क्या सिर्फ तुम ही मुझे डरा सकती हो? चलो उठो मैडम, उठकर नाश्ता करो, आज संडे है और हम खूब मौज मस्ती करने वाले हैं। उसका अंदाज तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक मैं सपना देख रही हूँ। सिया बहुत खुश लग रही थी। एकदम से उसका बदलता हुआ बर्ताव सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि मम्मी और चाची ने भी नोट किया था। उस दिन हमने और चाची ने सब ने मिलकर नाश्ता किया, घर की सफाई पूरी की। तो सिया कहने लगी कि चलो आज हम बाहर कुछ शॉपिंग करके आते हैं। चाची और मम्मी ने तो फौरन मना कर दिया। वो कहने लगी कि अभी तुम्हारे पापा आएंगे तो चले जाना, मगर सिया कहने लगी कि हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो कहीं गुम हो जाएंगे। ये पास में तो मार्केट है, कुछ चीज़ें लेकर वापस आ जाएंगे। मैंने भी मम्मी को तसल्ली दी और हम दोनों घर से बाहर निकल गए। मैंने एक नज़र सिया पर डाली और कहने लगी कि क्या बात है, एकदम से इस तरह खुश रहने की क्या वजह? तुमने तो जैसे बिल्कुल ही खुद को बदल लिया था। उसने मेरी इस बात का कोई जवाब न दिया और सिर झटककर बात को बदलते हुए मुझे विंडो शॉपिंग करवाने लगी। हम दोनों एक ठेले वाले के पास गए जिसके पास गोलगप्पे थे। हम दोनों बहनों को तो बचपन से ही गोलगप्पे खाना बहुत पसंद था। हम दोनों सबसे पहले वहीं गए। गोलगप्पे का पानी सिया के कपड़ों पर गिर गया तो वो हड़बड़ा कर सामने ठेले वाले को देखने लगी। फिर मुझसे बोले कि तुम यहीं रुको, मैं कपड़े साफ करके आती हूँ। अब क्या ऐसे ही थोड़े खराब कपड़े लेकर फिरूंगी? मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, तुम खाओ, मैं खुद सामने वाटर कूलर से पानी डालकर धोकर आती हूँ। अब मैंने भी सर झटक दिया और एक नज़र उस पर डालकर गोलगप्पे खाने लगी। मैं अपनी प्लेट साफ कर चुकी थी। जब एक नज़र उधर डाली तो वहाँ पर सिया थी ही नहीं। मैं चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखने लगी कि आखिर सिया कहाँ चली गई। मैंने ठेले वाले को पैसे दिए और जैसे ही पीछे पलटी तो सिया मेरे पास ही खड़ी थी। उसे यूं अचानक अपने पास देखकर मैंने माथे पर बल डाले और बोली कि कहाँ इतनी देर लगा दी थी? मगर वो कहने लगी कि यहीं तो थी, बस कपड़े ही साफ कर रही थी, अब चलो। इसके बाद हमने कुछ चीज़ें खरीदी और वापस घर चले आए। मुझे कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था, दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सिया मुझसे कुछ छुपा रही है। हम रास्ते में थे कि जब हमारे पापा के दोस्त का बेटा विकी वहाँ आया। उसने हमें वहाँ देखा तो बोला मैं तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ। हम भी उसकी कार में बैठ गए। दरअसल वो शहर में पढ़ता था और हॉस्टल में ही रहता था, बहुत कम ही यहाँ आया करता था। खैर उस दिन हम घर पहुँचे तो सिया ने बहला फुसलाकर अपना मोबाइल और लैपटॉप भी चाची से ले लिया था। उसने पढ़ाई में भी अच्छे नंबर लेना शुरू कर दिए और स्कूल से शिकायत भी आना बंद हो गई। उसका हम सबके साथ भी अच्छा व्यवहार था, मगर सब कहाँ जानते थे कि कुछ दिन बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। एक दिन मेरी कॉलेज की छुट्टी थी और मैं घर में ही थी कि तभी सिया घर में दाखिल हुई। मैंने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली तो मेरे माथे पर भी परेशानी आ गई। आज सुबह से ही मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी, जबकि सिया की तो ये हालत देखकर मैं और ज़्यादा बेचैन होने लगी। वो मुझे वहाँ बैठे हुए देखकर मेरे पास चली आई। वो किसी पत्थर की मूरत की तरह चलती हुई आई और मेरे पास बैठ गई और ज़मीन पर नज़रें जमाए देख रही थी। फिर कहने लगी, पिया, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माँ बाप का बहुत ख्याल रखना। उसकी अचानक से ये बात मुझे हैरत में डाल चुकी थी। मैंने अगले ही पल एक हाथ उसके कंधे पर मारा और कहने लगी कि अच्छा, क्यों, तुम क्या किसी यात्रा पर जा रही हो? मैंने ये बात हंसकर कही थी, मगर उसकी आंखों से आंसू गिरे। वो कहने लगी, बस तुम मेरे माँ बाप का बहुत ख्याल रखना। मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन हो सके तो मेरे बाद उनकी बेटी बन जाना। तुम्हारे मम्मी पापा के पास तो वैसे भी उनके और 2 बेटे हैं, मगर मेरे बाद मेरे माँ बाप का कोई नहीं रहेगा। अचानक वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी? मैं तो परेशान सी हो गई। शायद उसके टेस्ट में ख़राब मार्क्स आए थे, मैं सोचने लगी। मगर इसके बाद मुझे भी सुकून ना हुआ। मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की, मगर उसने मेरी बात का जवाब ना दिया। वो आज वक्त से पहले ही सो चुकी थी। खैर मैंने यही सोचा सुबह स्कूल जाने से पहले मैं उससे बात करूंगी और पूछूंगी कि आखिर उसे क्या परेशानी है, वो इस तरह की बातें क्यों कर रही है। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करे, मुझे बताए। मगर अगली सुबह मेरी आँख बड़ी लेट खुली थी। जब उठी तो पूरा शरीर भारी हो रहा था। पूरे जिस्म में इतना तेज़ दर्द था कि जैसे सांस भी ना लिया जा रहा हो। मम्मी को बताया तो मम्मी ने मुझे दवा देकर सोने का कह दिया। मैं एक बार फिर अपने बिस्तर पर लेट चुकी थी, मगर दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे साथ कुछ गलत कर रहा हो। यह एहसास ही मुझे मार रहा था कि जब मुझ पर बेहोशी सी होने लगी। मगर जब मैं होश में आकर आंगन का दृश्य देखा, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरे तो होश गुम हो चुके थे। एम्बुलेंस से सिया की लाश निकाल कर आंगन में रखी जा रही थी। गांव की औरतें तरह तरह की बातें कर रही थीं, कह रही थीं कि फला जगह पर बेचारी सिया पूरी की पूरी अजीब हालत में मिली। ये तो हमारे मर्द थे जिन्होंने घर से चादरें लाकर इस बच्ची के शरीर को ढका।
ये शब्द हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे। औरतें एक एक को पास बैठाकर ये बात बता रही थीं और हम सर झुकाए रो रहे थे। पोस्टमार्टम में ये बात खुल चुकी थी कि मेरी बहन के साथ किसी ने ज्यादती की है, उसे बुरी तरह से नोचा गया है। इसका यूं अचानक से हमें छोड़कर चले जाना हम पर गहरा सदमा था। कितने ही दिन तो हम सदमे से निकल ही ना पाए, जबकि मैं तो गुस्से से चीख चीख कर कह रही थी कि किसने मेरी बहन बहन के साथ ये काम किया है, कौन था वो। पुलिस का भी यही कहना था कि जो भी था यकीनन वो आपके घर का था और आपकी बहन को जानता था, तभी तो उसने यूं खेल खेला। मुझे अब उसकी रह रहकर बात याद आने लगी थी। वो जिस तरह की बातें कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे दिमागी और जिस्मानी तकलीफ दे रहा हो, उसे डरा धमका रहा हो। मगर कौन? मैं सबको शक की निगाह से देखने लगी थी। मुझे अपनी बहन का बदला लेना था, उसके कसूरवार को पकड़ना था। मगर कैसे? सिया की मौत को 15 दिन बीत चुके थे। फिर मैं खुद पुलिस स्टेशन गई। हमने मिलकर प्लान बनाया कि मैं खुद को सिया जैसा बनाऊं और ये जाहिर करूं कि सिया जिंदा है, बल्कि मरी नहीं। बस फिर क्या था, यही मौका था। ये बात घर वालों को भी समझा दी गई। उस दिन मैंने अपनी बहन सिया के कपड़े पहने और बिल्कुल उस जैसा हुलिया बनाया। यही जाहिर किया कि जैसे मौत सिया की नहीं बल्कि पिया की हुई है। कुछ ही वक्त बाद मोहल्ले वाले भी ये बात भूल चुके थे। एक हफ्ते बाद आगरा से मेरे पापा के दोस्त का बेटा विक्की अपने माँ बाप के साथ हमारे घर आया। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो एकदम से बौखला सा गया। उसका इस तरह से बौखलाना और उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना मुझे घबराहट का शिकार कर रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं उसे देखकर इस कदर बदहवास हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जो कुछ किया है इसी ने किया है। कहीं इसी ने तो मेरी बहन के साथ। इतना सोचना था कि मैंने उसे जाते हुए फ़ौरन रोका और बोली, क्या हुआ विकी? वापस कहाँ जा रहे हैं? आइए बैठिए, क्या हमारे साथ समय नहीं गुजारेंगे? ये सुनकर तो उसका चेहरा और ज़्यादा पीला पड़ चुका था। सब अंदर जा चुके थे, जबकि वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो कुछ बोलना चाहता था मगर कुछ बोल नहीं पा रहा था। कहने लगा कि तुम पिया हो ना? मैंने नहीं में सिर हिलाकर कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी सिया हूँ। विकी उल्टे पैर पीछे होने लगा, फ़ौरन अपने मुंह पर हाथ मारते हुए घर से निकल गया और बोला, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? जबकि मैं वहीं नहीं रुकी बल्कि उसका पीछा करते हुए मैं थोड़ी दूरी पर थी। फिर वो जो दृश्य मैंने देखा, मेरे होश उड़ चुके थे। वो उसी जगह पर मौजूद था जहाँ से मेरी बहन की लाश मिली थी। वो वहाँ पर बड़े गौर से आसपास कचरे को देख रहा था। वो इस कदर बौखलाया हुआ था कि मुझे सब कुछ समझने में देर न लगी। पुलिस तो वैसे ही मेरे साथ थी। फ़ौरन उसे पकड़ लिया। वो हमारे डर के रोने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा कि छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मैंने किसी की इज्जत नहीं लूटी। वहीं विकी के माँ बाप और मेरे मम्मी पापा भी मुझे देख रहे थे कि आखिर ये हुआ क्या है। पुलिस वालों ने 2 ही थप्पड़ विकी को लगाए तो वो अपना सच उगलने लगा कि मैं पिछले 3 साल से सिया को अपनी हवस का निशाना बना रहा हूँ, मगर वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। मैं उसे अक्सर स्कूल के बहाने बाहर ले जाया करता और अपनी ज़रूरत पूरी किया करता। मगर एक बार उसने मुझे कह दिया कि तुम रिश्ता लेकर मेरे घर आओ ताकि हम शादी कर सकें। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगी। मैंने उसकी अपने साथ वीडियो बना ली थी और अब उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि एक बार फिर वो मुझसे मिले, वरना मैं उसकी वीडियो उसके माँ बाप को भेज दूंगा। उस दिन जब वो स्कूल के बहाने मुझसे मिलने आई तो उसने मेरे मोबाइल से अपनी सारी वीडियो डिलीट कर दी। ये देख कर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे अपने गुस्से का निशाना बनाया तो वो मौत के घाट उतर गई। मुझ पर भी जुनून सवार था। मैं उसे यूं फेंक कर वहाँ से चला गया और ये सोचा कि कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। मेरे पापा और चाचू ने तो विक्की को नोच डाला था, उसको इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। ये तो पुलिस वाले थे जिन्होंने मेरे पापा और चाचू को पीछे किया, वरना विक्की की वहीं जान निकल जाती। उसकी टांगे और हाथ टूट चुके थे, रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर आया था। पुलिस वाले उसे सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर गए, उसके बाद जेल। मैंने अपनी बहन के कातिल को पकड़ लिया था, मगर काश मेरे वक्त पे मेरी बहन हमें सब कुछ बता देती तो हम इसका कोई बेहतर नतीजा निकाल सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।